हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 12 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 11 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 11 देख लें। तो केटीजी में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। सम इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर। फर्स्ट पोस्टुलेट है a gas consists of tiny spherical particles called gas molecules which are identical in shape, size and mass। तो जो गैस होता है वो टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल जैसा रहता है और उसका शेप, साइज और मास आइडेंटिकल होता है, मतलब एक जैसा शेप, साइज और मास होता है। सेकेंड एजम्पशन है मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। मतलब दो मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल रहता है, मतलब आप इसको जीरो एज्यूम करेंगे। इनफैक्ट फॉर एन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्शन फोर्स इक्वल टू जीरो। वास्तविक में आइडियल गैस के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जीरो ही होता है, मतलब दो गैस मोलिक्यूल ना तो आपस में अट्रैक्ट होता है ना ही रिपेल करता है एक दूसरे को। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स ना रिपल्सन फोर्स होता है। थर्ड पॉइंट है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस सैंपल। तो जैसे किसी कंटेनर में गैस सैंपल है, 1 लीटर गैस सैंपल है, तो इसके कंपैरिजन में जो गैस का मॉलिक्यूल हुआ इसके द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब गैस मॉलिक्यूल जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। For an ideal gas, a volume of gas molecule is equal to zero. They are considered point particle। और आइडियल गैस के केस में गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करते हैं, मतलब जस्ट एक पॉइंट, एक गैस मॉलिक्यूल हो गया, तो इसलिए इसका वॉल्यूम जीरो के इक्वल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ आइडियल गैस बिकॉज दे आर कंसिडर्ड पॉइंट पार्टिकल। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड दे कोलाइड विथ अदर गैस मॉलिक्यूल एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये जो कंटेनर है इसमें जो गैस मॉलिक्यूल रहेगा ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है, मतलब हो सकता है एक गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, और ये आपस में कोलाइड करता है और ये कंटेनर का जो वॉल है इसे भी कोलाइड करता है। इधर जाते जाते यहाँ कोलाइड कर गया, ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ कोलाइड करेगा, फिर इधर बाउंस बैक होगा। इस तरह से ये आपस में रेंडम मोशन में एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करता है। दे कोलाइड विथ अदर गैस मॉलिक्यूल एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट दिस कोलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक इन नेचर। ये वाला पॉइंट आप लोग डिटेल में पढ़िएगा फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अभी बस ये ध्यान रखिए कि अगर कोलिजन इलास्टिक होता है तो कोलाइड होने के बाद एनर्जी जो है लॉस नहीं होता है। जैसे ये दो मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ आ रहा है तो इससे टकरा जाएगा, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, बस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि दोनों का वेलोसिटी क्या है उस पे। ये सब आप कोलिजन में पढ़ेंगे, रिस्टिट्यूशन वगैरह के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ई का वैल्यू ए इक्वल टू 1 होता है, ए इक्वल टू 0 होता है, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ लीजिएगा। बस अभी ये ध्यान रखिए कि एनर्जी लॉस नहीं होगा, बस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब इस कंटेनर में जितना गैस मॉलिक्यूल है पूरे गैस सैंपल का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में बस ट्रांसफर हो गया, तो पूरे गैस सैंपल में तो सारा मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो ये जो है v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब तक कि कोलिजन ना हो, मतलब कोलिजन के बीच में अगर ये इससे जब तक कोलाइड ना करे तब तक इसका वेलोसिटी v1 ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। हो सकता है तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ बीच में हो जिसका वेलोसिटी इस तरह से v3 हो। तो जब तक ये v3 से, मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड ना करे, गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी वही रहेगा, ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना ही वेलोसिटी चेंज होगा, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मतलब
इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा v3 वेलोसिटी से। हाँ, अगर ये इससे कोलाइड कर गया तो हो सकता है कि कोलिजन के बाद ये जो है आगे भी जाए और ये हो सकता है पीछे की तरफ आने लगे कोलाइड करने के बाद। तो अगर ये कोलाइड करने के बाद इधर v4 वेलोसिटी से और ये इधर इस डायरेक्शन में v5 से जा रहा है, तो जब तक ये दूसरे मोलिक्यूल से या वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड नहीं करेगा तब तक ये v5 से ही मूव करते रहेगा। सिमिलरली ये भी जब तक किसी और गैस मोलिक्यूल से कोलिजन नहीं करेगा इसी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी v4 वेलोसिटी से मूव करेगा। तो बिना कोलिजन के वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए बिटवीन कोलिजन मतलब जब तक कि कोलिजन ना हो, कोलिजन के बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो वॉल के बीच में जब तक कोलिजन ना हो, मॉलिक्यूल उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसके बाद सिक्स्थ पोस्टुलेट है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू द मोलिकुलर कोलिजन विथ द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। इसका मतलब हुआ कि जैसे किसी कंटेनर में गैस है तो गैस के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर ऑफ गैस। ये इस कारण से होता है कि गैस का मॉलिक्यूल जो है वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करता है, इसी कारण से प्रेशर ऑफ गैस होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हैवियर गैस जो है वो मोर मोमेंटम ट्रांसफर करे, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो जितना ज्यादा हैवी मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि मास ज्यादा है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितना है। हैवियर गैस जितना ज्यादा हैवी रहता है उतना ही वेलोसिटी कम होता है, ये आपको पता है। तो हैवियर गैस में और मे नॉट ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हैवियर गैस मॉलिक्यूल है मतलब जीएमएम जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ही मोमेंटम ट्रांसफर करे वॉल को। उसका वेलोसिटी क्या है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि वो मोमेंटम ज्यादा भी ट्रांसफर कर रहा हो या ज्यादा नहीं भी ट्रांसफर कर रहा हो। तो मे और मे नॉट ट्रांसफर मोर मोमेंटम। इसके बाद सेवंथ पॉइंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल on the motion of gas molecule, however effect of gravity is considered negligible on the molecular motion। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है गैस मॉलिक्यूल के मोशन पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ग्रेविटी इसको नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल मानते हैं मोलिकुलर मोशन पे। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा तो एयर जो रहता है O2 N2 ये सब भी गैस मॉलिक्यूल है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर अर्थ सरफेस से ऊपर है तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाता है सरफेस पे। तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं बिल्डिंग के तो वहां पे एयर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी के कारण तो ये नीचे आ जाएगा अर्थ सरफेस पे। लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाइए, सेकंड फ्लोर पे चढ़ जाइए, एयर आपको फील होगा कि एयर फ्लो कर रहा है। मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, ग्रेविटी के कारण ये सरफेस पे नहीं आता है। तो इसलिए मोलिकुलर मोशन में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट करके न्यूटन्स लॉ अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद एट्थ पॉइंट है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा गैस मॉलिक्यूल का, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब आप लिख सकते हैं 1/2 m u बार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ गैस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। जहां पे m जो है मास ऑफ मोलिक्यूल है, u बार ये जो है आरएमएस स्पीड होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ए स्पीड। तो u बार का स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ ए स्पीड हो जाएगा। मीन स्क्वायर का अंडर रूट ले लिए इसलिए रूट मीन स्क्वायर हो गया। तो u बार का स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ ए स्पीड होता है। आरएमएस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। अभी बस ये जानिए कि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, आरएमएस स्पीड। यही आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर का बार,
बार जो है एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अभी हम लोग आगे के लेक्चर में डेरिवेशन ऑफ केटीजी देखेंगे, तो आपको अच्छे से रूट मीन, स्क्वायर, स्पीड, ये सब क्या होता है डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस होता है पीवी इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर इंटू एन, जहां पे एन जो है नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इन द सैंपल। किसी भी सैंपल में कितना नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल है, इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीवी इक्वल टू 1/3 m u बार स्क्वायर इंटू एन, ये आपका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस है। अब जो है गैस लो को वेरीफाई करेंगे यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसियस स्टेट। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसियस स्टेट पीवी इक्वल टू 1/3 mu बार स्क्वायर एन, इससे गैस लो को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये होता है 1/2 mu बार स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 mu बार स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टी, जहां पे लेमडा कांस्टेंट होगा, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट। अब काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस में रख दीजिए m u बार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा टी। तो पीवी इक्वल टू 2/3 लेमडा टी इंटू एन, मतलब पीवी इक्वल टू 2/3 n लेमडा टी, जहां पे n नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल है और लेमडा कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। अब देखिए बॉयज लॉ क्या होता है, बॉयज लॉ में नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और लेमडा तो कांस्टेंट है ही, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपका बॉयज लॉ वेरीफाई हो गया। सेकंड, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एम तो सभी केस में कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल भी सेम ही रहेगा, मतलब एन ये भी सेम ही रहेगा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर को कांस्टेंट कीजिएगा तो पीवी इक्वल टू 2/3 n लेमडा टी। तो टी को इधर ले आइए, तो v अपॉन टी इक्वल टू 2/3 n लेमडा अपॉन पी। एन लेमडा पी ये तीनों कांस्टेंट है, मतलब v अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो v अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यही तो आपका चार्ल्स लॉ होता है। ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद गैल-लुसेक्स लॉ। तो गैल-लुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल टू 2/3 n लेमडा टी, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर को इधर ले आइए, तो P अपॉन टी इक्वल टू 2/3 n लेमडा अपॉन v। नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल लेमडा तो कांस्टेंट रहता ही है, वी भी कांस्टेंट हो गया, मतलब P/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैल-लुसेक्स लॉ भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद अब है गेड्रो हाइपोथेसिस। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल होगा, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होना चाहिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देखिए, तो पीटी अगर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 2/3 n लेमडा टी अपॉन v। तो ये सब कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल के, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस भी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद लेमडा ये जो कांस्टेंट है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या कीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। ये जो इक्वेशन 1 है इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी से कंपेयर कीजिए। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कंपेयर इक्वेशन 1 विद पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है इक्वेशन 1, इसको इससे कंपेयर कीजिए। पीवी इक्वल टू 2/3 n लेमडा टी, मतलब एन आर टी इक्वल टू 2/3 n लेमडा टी, मतलब एन आर इक्वल टू 2/3 n लेमडा। और n अगर नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, n अपॉन n। तो n गैसियस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल होगा n, और ये n अपॉन Na के इक्वल होगा। अगर हम माने हैं कि एक सैंपल में n नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल है और इसमें स्मॉल n नंबर ऑफ मोल है, तभी तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल होता है। तो ये n और
स्मॉल एन और कैपिटल एन में रिलेशन होगा एन इक्वल टू एन अपॉन एन ए। यहाँ से कैपिटल एन इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू एन ए, तो इसमें रख दीजिए कैपिटल एन की जगह। तो इसका मतलब एन आर इक्वल टू 2/3 कैपिटल एन की जगह एन इंटू एन ए लेमडा। तो यहाँ से एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू होगा 3r अपॉन 2 एन ए। तो लेमडा का वैल्यू आ गया, तो आप एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, ये लेमडा टी होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हम एज्यूम किए थे 1/2 mu² इक्वल टू लेमडा टी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम मान लिए कि इस इक्वल टू लेमडा टी, जहां पे लेमडा कोई कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल लिए। तो लेमडा टी में आप लेमडा का वैल्यू रख दीजिए, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो वही चीज है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mu² इक्वल टू लेमडा टी। अब लेमडा का वैल्यू रख दीजिए, तो 3/2 r अपॉन एन ए इंटू टेम्परेचर। अब ये r अपॉन एन ए जो है, इसको भी एक कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्टजमान कांस्टेंट, और इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए r भी कांस्टेंट है, एन ए भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा, और इसका नाम देते हैं बोल्टजमान कांस्टेंट, और k से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल हो जाएगा 3/2 kT, जहां पे k आपका r अपॉन एन ए है, और इसको बोल्टजमान कांस्टेंट बोलेंगे, और इसका वैल्यू आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। आप r और na का वैल्यू रख के देख लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद यही वैल्यू आएगा। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस क्या हो जाएगा? 3/2 RT। ये कैसे होगा? तो आप इससे निकाल सकते हैं, एक मोलिक्यूल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना हुआ, तो एक मोल मतलब Na मोलिक्यूल, तो Na मोलिक्यूल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3/2 kT इंटू Na, और k का वैल्यू है r अपॉन Na, मतलब 3/2 r अपॉन Na इंटू t इंटू Na से Na कैंसिल आउट, तो 3/2 RT। ये एक मोल गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो अगर n मोल गैस रहेगा तो एक मोल का 3/2 RT, तो n मोल का n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस हो जाएगा 3/2 nRT। वही है जनरल रिलेशन फॉर n मोल। तो अगर n मोल रहेगा तो उसके लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इट डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस टाइप का गैस है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देख लीजिए, H2 गैस रहे या O2 गैस रहे, अगर सेम नंबर ऑफ मोल और सेम टेम्परेचर रहेगा दोनों गैस सैंपल का, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। अगर n मोल H2 है और n मोल O2 है और दोनों T टेम्परेचर पे ही है, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। H2 लाइटर है, O2 हेवियर है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। इसीलिए ये वाला पॉइंट लिखाए थे कि हेवियर गैस मॉलिक्यूल मे और मे नॉट ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर करेगा मतलब वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ज्यादा, तो एमवी अगर ज्यादा तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हेवियर जो है वो ज्यादा मोमेंटम ही ट्रांसफर करे, ये डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर है गैस सैंपल का इस बात पे, और कितना नंबर ऑफ मोल है गैसियस सैंपल का, इस पे डिपेंड करेगा। तो अब जो है अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन देखेंगे कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इतना क्यों आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।